हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। सो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए मास्टर वीडियो में। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, जो आप लोगों का क्वेश्चन बैंक जारी किया जाता है, यानी जो पिछले 9-10 प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के फाइनल एग्जाम में है वो अवेलेबल रहते हैं। तो आज हम लोग इसी पिछले 9-10 साल के क्वेश्चन के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले ही वीडियो के शुरुआत तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरी जानकारी मिले। ठीक है, वीडियो अगर बेनिफिट लगे तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ ध्यान से याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के सारे अपडेट्स मिलते हुए रहेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का पार्ट वन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, इस बार तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न में काफ़ी बदलाव आए हैं, जिसमें से आप लोगों को इस बार ज़्यादातर मार्क्स जो है वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ही लाने हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव सही से याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि ज़्यादातर परसेंट अब ऑब्जेक्टिव ही कवर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2011 से 2020, ठीक है, यहाँ पे 2020 होगा, 2020 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो बने रहो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऊर्जा का यहाँ पे अंतिम स्रोत की बात नहीं की गई है, यहाँ पे अंतिम स्रोत की बात की गई। ऑप्शन में क्या क्या है? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सूर्य। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य, क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, चाहे जीव जंतु हो, पौधे हो, इंसान हो, कुछ भी। ठीक है, अच्छा मैं और एक बार कह दूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक करना, मोटिवेशन मिलता है हमें भी और अच्छा भी लगता है कि आप लोग हमारे चीज़ों को समझ रहे हैं एंड हमें भी प्रोत्साहन मिल सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा समझ में आ रहा है ना, कॉकरोच की बात कर रही है। तो यहाँ पे कितने रंध्र पाए जाते हैं? तो 10। ठीक है, 10 ध्यान में रखना, तिलचट्टे में कितने श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर बहुत इजी है, उत्तराखंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे अवेलेबल है, यानी प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को 140, लगभग 140 से 150 तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता अब तक, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है, कुछ ही दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का आ रहा है एग्ज़ाम और आप लोगों को अभी नहीं पता, तो आप लोग नोट करके रख सकते हैं या फिर इजीली स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव की तरह भी पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है और क्यों होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2। ठीक है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? इसका सबसे प्रमुख रीज़न क्या है? SO2। जब SO2 की गैस की मात्रा प्रकृति में बढ़ जाती है तो अम्ल वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समीकरण 2H2 + O2, ये जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है? 2H2O में बदल रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आप लोग बता सकते हो, ये संयोजन अभिक्रिया है। इसके ऊपर केमिस्ट्री क्लास के ऊपर हमने डिस्कस किया था। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। फिर आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया का, मान लीजिए वियोजन अभिक्रिया कहा गया उसकी व्याख्या करो और इसका एक उदाहरण दो। आप लोगों को व्याख्या भी करना, उदाहरण भी देना। तो ऐसे सारे क्लास मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक में। केमिस्ट्री क्लास का लिंक आप लोग
ओपन कर लेना और उसमें आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। मैंने आप लोगों को जब केमिस्ट्री का क्लास करवाया था तो ये चीज़ एक नोट करवाई थी कि जितने भी आप लोगों को रासायनिक सूत्र किताब में दिया हुआ है आप लोग याद कर लेना। देखो प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, तो मैं जो भी चीज़ें कहती हूँ, जो भी चीज़ें पॉइंट करती हूँ, नोट डाउन करवाती हूँ, वो चीज़ें सुना करो तो आप लोगों के लिए बेनिफिट ही होगा। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या है 11, ठीक है, 11। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। क्वेश्चन नंबर 12, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्गहन, सर्वाहारी या स्वपोषी? तो आप लोगों को पता है अमीबा जो करती है अपना पोषण किस प्रकार करती है? अंतर्गहन से करती है। वो एक कुटपाद बनाती है, अंगुली नुमा संरचना बनाती है, ठीक है। इन दोनों को, अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। वो कुटपाद बनाकर अंतर्गहन के तरीके से अपना खाना जो है वो खुद में प्रवेश करती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में किस धातु से, यहाँ पे धातु की बात की गई है, किस धातु से सोलर सेल बना हुआ होता है, ठीक है। जस्ता, सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। तो कौन सा धातु से बना हुआ होता है? सिलिकॉन से बना हुआ था। सिलिकॉन के बेस से सोलर धातु बनाया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है, यानी सीधे तौर पर पूछा गया है कि लवण का अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बोल सकते हैं? HCl, NaOH, K2SO4 या फिर NH4OH। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? K2SO4, ठीक है। K2SO4 एक लवण है। K2SO4 क्या है? एक लवण है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? भारी यानी वजन में भारी धातु कौन है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखना होगा हमें। तो लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? सबसे भारी धातु हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? यूरेनियम। मैं बार बार आप लोगों के सामने इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में आ जाए और आप लोग जब एग्जाम में देखो ऑप्शन को तब आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल आ जाए कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हो साथ साथ में तो वीडियो को 1-2 बार देखो तो आप लोगों का ध्यान में भी हो जाएगा, मतलब ध्यान में आ जाएगा और रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। तो आप लोग एक वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो तो इससे आप लोगों का बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो इसके ऊपर भी, इस टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो इथेन में 7 सहसंयोजक आबंध है। आप लोगों को इलेक्ट्रिक विन्यास, संरचना सूत्र, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ये सब का मैंने संरचना सूत्र, फिर इलेक्ट्रिक विन्यास, बिंदु, ये सब के बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं। तो केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा, वो एक बार चेकआउट कर लेना अगर नहीं देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ लेना होगा। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी है। तो कहाँ पे लगाए जाते हैं स्विच? कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में, ठीक है, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस। ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में ब्रिक निम्न में से किससे संबंधित है? यानी ब्रिक किससे संबंधित है?
पोषण में, श्वसन में, परिवहन में या फिर उत्सर्जन में। तो क्वेश्चन नंबर 19, ये जो क्वेश्चन है जब मैंने बायोलॉजी का क्लास करवाया था ऑब्जेक्टिव का ही, तब हमने डिस्कस किया था कि उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन होने के लिए सबसे प्रमुख अंग जो है वो वृक्क है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा पलट के पूछा गया है कि वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उत्सर्जन में। उत्सर्जन का एक प्रमुख भाग है वृक्क। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोगों को समझना होगा, रट्टा मारने से ही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को अगर विलोम तरीके से पूछा जाए, उल्टे तरीके से पूछा जाए तो भी आप लोगों को आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या फिर स्पर्शक? तो स्पर्शक। ठीक है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, मस्तिष्क तो नहीं होता है ना हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? कुछ दिन पहले ही हमने इसके ऊपर चर्चा किया था। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कशन किया हुआ है हमने, एंड केमिस्ट्री के ऊपर भी, तो लिंक तो मिल ही जाएगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? यानी सीधे तरीके से पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले फिर आंसर दो। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। चलो क्वेश्चन नंबर 23, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। क्वेश्चन नंबर 24, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो प्रतिवर्ती धारा, दृष्ट धारा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिवर्ती धारा तो नहीं प्रभावित होती है, तो कौन सी धारा प्रभावित होती है? दृष्ट धारा। ठीक है, दृष्ट धारा जो होती है वो प्रवाहित होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमने डिस्कस किया हुआ था केमिस्ट्री क्लास में, जब हमने आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर किया था। अंतर वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछा जाता है, चाहे वो धातु अधातु में अंतर पूछा जाए या फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी या फिर आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर पूछा जाए। तो ये चीज़ें हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो कौन से सदस्य होते हैं? एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षार धातु। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्षार धातु। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें पूछी गई है या फिर इस साल जो पूछी जाती है वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। मैंने पहले ही आप लोगों को हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करवाया है। तो आप लोग ऐसा ना समझे कि मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जो लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है और जो आप लोगों को आगे की क्लास में भी ज़रूरत होगी, उसी चीज़ के ऊपर मैं बार बार बोलती हूँ या फिर आप लोगों को नोट करने के लिए कहती हूँ। तो जो मैं कहती हूँ प्लीज़ एक बार सुन लिया करो। मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कह रही हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26, और जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को कहती हूँ कि ये क्वेश्चन भाई नोट करके रख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो सही में वो क्वेश्चन आता है और आप लोग देखोगे जब एग्जाम दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सही आंसर आप लोग बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है जीवधारी, क्योंकि वायु जो है वो प्राकृतिक चीज है, मिट्टी, जल ये सब तो प्राकृतिक संसाधन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही आप लोगों के सामने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि प्रकाश के भाई 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के 2 नियम हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, है ना। ये सब के ऊपर बारे में बार बार बातचीत मैंने की हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे? एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो बड़ी आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हो इसका, रंध्र। बार बार आप लोगों को
ऑप्शन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को सही आंसर पता है तो टाइम वेस्ट ना किया करो, क्योंकि टाइम मैनेज भी करना पड़ता है हम लोगों का पेपर में। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। ठीक है, टाइम मैनेज भी आप लोगों को करना होगा क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि इस बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है लेकिन कम है, तो हमें सब कुछ देख सुन कर चलना होगा। चलो, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का या फिर आदमी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूहा का। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन है तो इस बार शायद पूछ लिया जाए कि मतलब सामान्यतः इंसान में हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो कितनी होती है? 70 से 72 बार, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि सजीव जीवधारियों द्वारा, यानी जो सजीव जीवधारी होते हैं उसके द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? पहले पढ़ लेते हैं, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर इनमें से सभी। तो सभी प्रकार का जो होता है वो नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो इसका सही आंसर हम क्या लिख सकते हैं? इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का आप लोगों को चित्र बनाने के लिए पूछ सकता है या फिर उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाने के लिए पूछ सकता है और कह सकता है कि जितने भी अंग है उसको पॉइंट आउट करो, है ना। ये चीज़ें भी सब्जेक्टिव की तरह पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरॉन क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के जो सब्जेक्टिव पूछा जाता है वो सब्जेक्टिव के ऊपर भी मैं थोड़े बहुत डिस्कशन कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों का हर चीज़ कवर होता जाए और रिविजन भी होता जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत, ठीक है, रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक, हार्मोन या फिर आवेग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। ठीक है, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखना, नोट कर लो। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा कि रासायनिक दूत किसे कहा जाता है, तो हार्मोन को नोट कर लो। जो चीज़ें याद जल्दी नहीं होगी वो भी मैं नोट करवा रही हूँ, तो नोट कर लो भाई। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन ने। चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए, कांच, पानी, लोहा या फिर निर्वात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निर्वात। तो ऐसा अगर क्वेश्चन देखते हो और अगर निर्वात का देखते हो ऑप्शन में, तो आप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे निर्वात ही लगाना है। मान लो अगर सिर्फ 3 क्वेश्चन रहा, कांच, पानी, लोहा, तो फिर आप लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर निर्वात ऑप्शन में रहता है तो फिर आप लोग बिना कुछ सोचे समझे निर्वात लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो ये तो मैंने क्विज में डाला था, तो बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया था। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, एसआई मात्रक, रासायनिक सूत्र, ये सब आप लोग याद कर रखो। फिजिक्स में मैं कहूँगी एसआई मात्रक, ये चीज़ें याद रखो। केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र याद रखो, और बायोलॉजी में आप लोगों को कौन सा जीवधारी कैसे पोषण करता है ये चीज़ें याद रखो। ये ज़्यादातर पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव की तरह, तो ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। चलो, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही है कि भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक।
ठीक है, अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ बनाते हैं, या फिर अब हर समीकरण में या फिर हर रासायनिक समीकरण में तो ऐसा नहीं होता है कि नए पदार्थ बनाते हैं, लेकिन जो लोग भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की टूथपेस्ट कैसा होता है। तो भाई टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय होता है। तो टूथपेस्ट आप लोग अगर टेस्ट करके देखते हो ना तो उसमें क्षारीय जैसा टेस्ट लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है। तो इसका अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या आयोडीन। तो सबसे अच्छा सुचालक क्या है, ग्रेफाइट। धातु और अधातु में आप लोगों को मैंने ये अंतर बताया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। देखो कार्बोक्सिलिक समूह के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो कितने प्रकार के समूह होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी -COOH, ठीक है। चलो अब बढ़ लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि आमीटर तो नहीं होगा, अमीटर होगा, सॉरी। अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो अमीटर से किसे मापा जाता है, धारा को, ठीक है, धारा को मापा जाता है। चलो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लो। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 42 में, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 43, दर्पण सूत्र। देखो ये जो है ये दर्पण सूत्र मॉडल पेपर में भी आया था ना आप लोगों का, तो देख लो भाई, मॉडल पेपर में आया है, प्रीवियस ईयर में है, तो कितना ये सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, मायने रखते हैं इस बार के एग्जाम में के लिए भी। तो दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f। फोकस जो होता है उसके विपरीत होता है। तो ये वाला जो आप लोगों का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि अगर किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसका संशोधन किस प्रकार संभव है। तो किस प्रकार संभव है, अवतल, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और मोतियाबिंद और जरा दूरदृष्टिता के ऊपर भी डिस्कशन किया हुआ है। तो देखो जिस टॉपिक जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मायने रखते हैं, जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है पहले भी, तो चेक कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 45, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ये आप लोगों को सही आंसर पता होगा, पुष्प में, ठीक है, पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 46, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो किस पौधे का उपयोग किया था, याद करो, किस पौधे का उपयोग किया था, मटर का, मटर का। ये आप लोगों को याद होगा क्योंकि उसने जो आनुवांशिकी प्रयोग किया था तब उसमें उदाहरण उसने दिया था मटर का, ठीक है, मटर का। चलो क्वेश्चन नंबर 47, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, एक दिशीय में, द्विदिशीय में, बहुदिशीय में या फिर किसी भी दिशा में नहीं। तो एक दिशीय में, यानी एक तरफ ही होता है। जब उसका ऊर्जा प्रवाह करता है, प्रवाहित होता है, तब वो एक ही दिशा में, एक दिशा में ही प्रवाहित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है कि ओजोन परत पाया जाता है, यानी पूछा गया है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो सी है ये तो बिल्कुल गलत है। मध्य सतह में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत के क्षय होने पे हमें बहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे त्वचा रोग हो जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन m होता है, यानी m बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? UV। ठीक है, UV यानी m बराबर UV। ठीक है, ये सूत्र भी याद रखो। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली, तो परितारिका। क्वेश्चन नंबर 51, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो लाल, नीला, पीला, नारंगी, तो नीला का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश की वैसी कौन सी घटना होती है? क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश की ऐसी कौन सी घटना होती है जिससे हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका सही कारण क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण हमें क्या होता है कि 2 मिनट पूर्व ही उसका वास्तविक जब सूर्योदय होता है उसका 2 मिनट पूर्व हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो एक बार पढ़ लेते हैं, केंचुआ, मेंढक, मछली, कछुआ। क्वेश्चन नंबर 53, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ। केंचुआ जो है वो एक उभयलिंगी जीव है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन अवशेषी अंग है? निम्न में से कौन अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कांड या फिर एपेंडिक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 चिपको आंदोलन से संबंधित है कि क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या फिर वृक्षारोपण? तो इसका सही आंसर सबको पता होगा, वन संरक्षण। कभी कभार पूछ लिया जाता है चिपका आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने की। कहाँ पे हुआ ये सभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? देखो डिस्कस किया था ना हमने कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में यही अंतर था। सबसे प्रमुख अंतर यही था कि आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु संख्या के बिहाफ पे आगे बढ़ती थी, लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसके साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। ठीक है, जो क्षैतिज कतारें हैं यानी जिसे हम रॉ कहते हैं तो उससे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 58 लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? यानी पूछा गया है कि जाहिर सी बात है कि लोहे को जिंक से बचाने के लिए किसका प्रयोग हम कर सकते हैं? तो पेंट लगाकर कर सकते हैं, लेकिन अब मान लो कि लोहे का फ्राई पैन है जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसको तो पेंट नहीं किया ना जा सकता है, लेकिन कंपनियां क्या करती है कि उसमें जिंक का परत चढ़ा देती है। देखना एक काला प्रकार का एक परत जैसा चढ़ा हुआ रहता है, उसे जिंक का परत कहा जाता है। तो जिंक का परत चढ़ाकर हम उसे मतलब उसको बचा सकते हैं जंग से। लेकिन अगर जनरली पूछ लिया जाए कि लोहे को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो गैल्वेनीकरण लिख सकते हो जिसे जिंक की परत चढ़ाकर वही कहा जाता है, या फिर पेंट लगाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59
निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? देखो चाकू से एक धातु को काटा जा सकता है। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, लेकिन किसे काटा जा सकता है? Na को चाकू से काटा जा सकता है, जो कि एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 60, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है, घेंगा रोग होता है। घेंगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? देखो बायोलॉजी के आप लोगों के, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी का वीडियो देखा होगा तो उसमें से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। तो यहाँ पे 62, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन में। यानी अमीबा से एक नए अमीबा का जन्म किस प्रकार होता है? विखंडन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग, यानी आप लोगों ने बहुत ज़्यादातर देखा होगा कि जो फल वाले पेड़ हैं उसमें सबसे पहले फूल होता है, फिर वो फूल जो है वो सूख के फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। चलो क्वेश्चन नंबर 64, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण की बात हो रही है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर मैं बता रही हूँ कि ऊपरीमुखी होगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरीमुखी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 65, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट की होती है ना। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, फिर 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, देखो कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे एक बार दिष्ट धारा है, एक बार प्रतिवर्ती धारा है। 220 वोल्ट तो सबको याद रहेगा, लेकिन प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में कंफ्यूजन ना होना, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रतिवर्तीय धारा, जो कि 220 वोल्ट पे हमें दी जाती है घर में जो आपूर्ति की जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 66, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले तो दिन कर सकते हैं, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बादलों वाले दिन, अगर बादल रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश या फिर सूर्य की ऊर्जा सौर जल तापक तो ले ही नहीं सकते, ग्रहण ही नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य जो होता है वो बादल से घिरे रहते हैं, तो उस दिन हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिक से क्वेश्चन है, क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 का भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर जैव मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो है ऐसा नहीं होता है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 68, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण है। तो कौन सा दर्पण? देखो क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा उल्टा से पूछा गया है। अगर मैं सीधा करके पूछूँ आप लोगों से, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि कौन सा दर्पण प्रतिबिंब का सीधा प्रतिबिंब का या फिर बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल समतल, अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाती है। इसलिए इसका पास्ट जो कारों में साइड मिरर्स जो होता है उसमें समतल और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो बिंब का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69,
किसी कार का अग्रदीप, देखिए अभी अभी मैंने कहा कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यहाँ पे अग्रदीप की बात हो रही है, ना कि पश्चदीप की। ठीक है, पश्चद्वीप अलग होता है, अग्रदीप अलग होता है। कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना, फिर ही आंसर देना। जल्दबाजी में ये नहीं कि हमें आंसर तो पता है लेकिन जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन कुछ अलग ही समझ लिया, हमने कुछ अलग ही आंसर दे लिया, तब तो फिर गड़बड़ हो जानी है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का। हीरा का सबसे अपवर्तनांक जो है वो अधिक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 71 है ना, 71। अब देखेंगे निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, देखो हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा बेसिक से अगर डिस्कस किया जाए तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन जाती है। तो फिर आप ही लोग कहते हो कि दीदी इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो, बोर्ड लगने लग जाता है, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाया करो, इसीलिए छोटे छोटे बना रही हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। CO2। क्वेश्चन नंबर 73, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। देखो ये चीज़ आप लोगों ने याद कर लो, नोट कर लो, जो करना है कर लो, काफ़ी बार पूछा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। ये मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास में बताया था, रासायनिक सूत्र वाले क्लास में, कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है भाई? जिप्सम का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 75, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल किसके किसके बीच अभिक्रिया हो रही है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच और जिंक के बीच। सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के बीच अभिक्रिया हो रही है, तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? इसके फलस्वरूप बनेगा H2। ठीक है, इसके फलस्वरूप बनेगा H2, यानी कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 76, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद द्वारा। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले संरचना आप लोगों को बताया था, याद होगा। कुटपाद बनाता है, फिर वो अपना पोषण को ग्रहण करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में आप लोगों के सामने आंसर है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं वेट करूंगी आप लोगों के सही आंसर का। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर दो। ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है भाई? क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 79, मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग क्या है? ग्लिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लिस। क्वेश्चन नंबर 80, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? तो स्टोमेटा जो होती है उसके बंद होने और खुलने की प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा होता है? द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं जो होती है वो नियंत्रण करती है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब काम कौन करता है? निम्न में से कौन वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है? तो नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन वाला जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार पूछा गया है, अलग तरीके से भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लेना।
मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, रक्त, स्वदेश ग्रंथि या फिर अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 83, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन, पाचक रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाचक रस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये है नरलिंग हार्मोन। ठीक है, नरलिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 84, देखो एसआई मात्रक पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हो ओम मीटर। ठीक है, इसका आप सही में आंसर हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम या फिर रबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी जो है वो इन चारों में से सबसे अच्छा जो है विद्युत का सुचालक होता है या फिर अच्छा चालक, कुछ भी कहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 87, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? ए, बी, सी या डी? तो इसका सबसे कम जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन का परमाणु संख्या है? कार्बन का परमाणु संख्या है, कार्बन का कितना परमाणु संख्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 90, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है। ठीक है, त्रिआबंध, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन में जो होता है वो सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्काइन में डबल बॉन्ड रहता है, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यानी 3 आबंध रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यानी त्रिआबंध रहता है। तो देखो इस वीडियो में लगभग 90 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक में और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लगभग यहाँ पे 150 से 160 क्वेश्चन है। तो हमने आज इस वीडियो में क्वेश्चन 90 तक ही डिस्कस किया। अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मैं एक पोल लगा दूंगी, आप लोग वहाँ पे वोट भी कर सकते हो कि उसका दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए कि नहीं, मतलब दूसरा भाग चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे सब हमने डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के कुछ टॉपिक्स भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। और हाँ, अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही।